कुछ महीनों पहले एक सर्वे हुआ और एक ताजा है, एक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का और ताजा वर्ल्ड इंडेक्स का। एक में हमारी रैंक 180 में से 140 और ताजा में 140 में से 114। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। ये रैंकिंग है देशों में प्रेस की आजादी की। कहते हैं बेहतर जज हमेशा तीसरा व्यक्ति ही हो सकता है। देखा जाए तो उनके कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर किसी को ऐसा लगा है तो एक बार इंट्रोस्पेक्शन तो करा ही जा सकता है। हम केवल इस बात से खुश हो सकते हैं कि हम इस मामले में भी पाकिस्तान से बेहतर हैं, या फिर हम सोच सकते हैं कि ऐसा मैसेज बाहर क्यों जा रहा है। आज करेंगे इसी पर चर्चा। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1, जो कि रैंकिंग के हिसाब से साफ है कि क्या मीडिया पर किसी तरह का दबाव है। यह दबाव किसी भी रूप में हो सकता है। सवाल नंबर 2, यह रैंकिंग विश्व पटल पर भी और देश में भी क्या हमारी साख को संकटग्रस्त नहीं कर रही है? क्या हमारी साख संकट में है? और सवाल नंबर 3, रैंक कहीं फेक न्यूज का रिजल्ट तो नहीं है? और आज के विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ एक गेस्ट पैनल मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सुधीर गोस्वामी जी, ये एक जाने माने कार्टूनिस्ट हैं, वरिष्ठ कार्टूनिस्ट हैं। नारायण बारहेट जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। और शुभा जिंदल जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। कुछ पैरामीटर्स हैं जैसे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ये तमाम वो बातें हैं जिन पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में सुधीर गोस्वामी जी आपसे करना चाहता हूं। मैंने इस डिबेट में गेस्ट कार्टूनिस्ट क्यों मांगा था? क्योंकि मेरे लिए कार्टूनिस्ट का नजरिया जानना बहुत जरूरी था, उनकी पैनी नजर के कारण। एक वक्त कार्टून की जद में चेहरे होते थे राजनीतिक या फिर किसी फील्ड के। मीडिया ने उसमें कब, कहां, कैसे जगह बना ली? जी, मीडिया ने पहले तो कमल अखबार में कार्टूनिस्ट का बहुत अहम हिस्सा हुआ करता था। और कार्टून्स वहीं मतलब अपनी बात कह पाता है जब कंप्लीटली उसको बोलने की, कहने की आज़ादी थी। और हमारे समय में मैं निश्चित कहूँगा कि हमें बहुत कुछ आज़ादी मिली, लेकिन आज के समय में बहुत कुछ बदला है। कारण यह है कि आजकल अखबार भी करीब करीब खेबों में बटे हुए हैं। अच्छा। प्रो गवर्नमेंट और एंटी गवर्नमेंट। मतलब लोगों की आइडियोलॉजी मतलब पर्सनली हो गई है। जबकि कार्टूनिस्ट का काम ये होता है कि कोई भी टॉपिक हो उस वक्त खुलकर अपनी जो बात, जो एडिटर जो अपनी एडिटोरियल में कहता है। हाँ, मैं दूसरे तरीके से अपनी बात को फ्रेम करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कार्टूनिस्ट का जो आर्ट है, उस आर्ट में अब मीडिया भी एक अभिन्न हिस्सा बन रहा है। यानी कलम मीडिया को भी स्केच कर रहा है। जब आप प्रिंट में रहे होंगे और कार्टून बनाते होंगे, उस वक्त आप मीडिया पर तंज नहीं कसते होंगे। मीडिया इस तंज के दायरे में कब, कहां, कैसे आया? मीडिया उस वक्त भी ऐसी बातें हैं, जब भी मीडिया अपनी लीक से हटा उस वक्त कार्टूनिस्ट ने अपनी कलम चलाई थी। अच्छा। लेकिन आज जैसे मैंने बताया था कि आपको कि कार्टूनिस्ट मतलब आज दो अपने पक्ष अखबारों में या मीडिया में एक हो चुके हैं। वो एक मतलब कंप्लीटली बायस भी कह सकते हैं हम लोग को। पहले कंप्लीटली होता है कि अब भाई खुला कोई भी व्यक्ति, कोई भी टॉपिक हो, उस पर आपकी जैसे संपादक अपनी एडिटोरियल में राय रखता था, वैसे ही विजुअल कमेंट कार्टूनिस्ट करता था। उसमें पक्ष और विपक्ष का, उसका कार्टूनिस्ट का कोई मायने नहीं था। उस वक्त क्या बात है, क्या उसकी विरोध किया जा सकता है, क्या उसमें व्यंग निकलता है, वही बात कार्टूनिस्ट कहता था। जबकि आज मतलब मैंने फिर बता रहा हूं कि आज जो पहले की जो परिस्थितियां थी ना होकर एक पूरा मीडिया मेरे मतलब विचार से दो पक्षों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है। श्याम सुंदर जी, जो खबर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जगह नहीं बना पाती वो भी प्रिंट में होती है, डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में। सुधीर जी जो कह रहे हैं उस बात की पूरी सम्मान के साथ मैं आगे कह रहा हूं। ये जो सर्वे हुए तो उसमें मुझे लगता है फिर शायद प्रिंट का योगदान कम ही होगा, अगर वैसी स्थिति है तो। देखिए स्वप्निल जी, क्योंकि आज़ादी के पहले पत्रकारिता और
का मायना अलग होता था। अब मायना ही बदल गया है, क्योंकि अब आपका जब अब अखबारों को औद्योगिक क्षेत्र का रूप मानने लग गए, ये भी घरानों के अंदर चले गए, तो सारी स्थितियां परिवर्तित हो गई। आज अखबार की दृष्टि से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दृष्टि से नहीं देखा जाता। अब तो बिजनेस की दृष्टि से उस अखबार को, उस मीडिया को देखा जाता है, और वो निश्चित रूप से हवा के साथ चलता है। जिधर हवा का रुख होता है, अगर आप उस तरफ चलेंगे तो आपको फायदा होगा, और हवा का जैसे ही डायरेक्शन चेंज करेंगे तो कोई चीजें आपके ऊपर आ जाएगी, और आपका रुख जिस तरह से विचलित होंगे। अब हर कोई कहता है कि पत्रकारिता के लिहाज से श्याम सुंदर जी, जो रैंकिंग है वो सच्चाई का रिफ्लेक्शन है या फिर वो रैंकिंग बहुत अतिशयोक्ति है? नहीं, रैंकिंग तो आपका, अब मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें इसके साथ साथ जुड़ गई है। पहले के जर्नलिस्ट बहुत ही शोध करके, बहुत सारी चीजें करके उस अपने समाचार को पुख्ता तरीके से देते थे, जिससे लगता था कि वो कुछ है। अब तो क्या है कि स्वार्थों की पूर्ति के लिए अगर समाचार बनने लग जाता है, किसी की प्रसिद्धि के लिए समाचार हो जाता है, तो उसका रूप रंग सब कुछ उसके अनुरूप होता है जो कि आपको परोस रहा है। इसलिए वास्तविकता की तरफ वापस लौटना होगा पत्रकारिता को, नहीं तो जिस प्रकार की स्थितियां, आप विश्वास करने लायक चीजें नहीं रही बहुत सारी। आप देखिएगा कि एक बोरवेल में महिला गिर जाती है, उसको पूरा देश इस तरह से दिखाने लग जाता है कि सारा उस पर, जबकि होना चाहिए सकारात्मक पत्रकारिता जो होनी चाहिए देश के उन्नति के लिए, देश में अच्छे काम हो रहे हैं उसको उजागर करने के लिए होनी चाहिए, वो नहीं रही। अब आपको तो केवल ये है कि नहीं सर, एक क्रॉस बात भी बोलूंगा मैं। अब जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार का कोई योजना हो या प्रदेश सरकार की कोई योजना हो, मीडिया उसे भी दिखाए ना तो भी निशाने पर आता है। ये एक अजीब सी स्थिति है। और नारायण बारड जी, अब मैं चाहता हूं आप भी इस डिबेट में शामिल हों। मैं ये कहना चाहता हूं, आपने जिस फील्ड में अपना योगदान दिया या मैं जिस फील्ड में अभी अपना योगदान दे रहा हूं, वो एट टाइम्स बहुत क्रूर हो सकती है और आप इस बात को समझ सकते हैं। नारायण जी, देखिए, अभी जिस मकाम, जी मैं सुन पा रहा हूं। जी जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमारी फील्ड बहुत क्रूर हो सकती है कि हमारी फील्ड क्रूर, हमारी संवेदनाएं मीडिया की भी कम हुई है। ऐसा नहीं कि मैं खाली सरकार को कटघरे में खड़ा करूं। इतने दबाव, इतना प्रेशर मीडिया पे मैंने कभी नहीं देखा। आपको सामाजिक तौर पे भी सताया जाता है, आपको सरकारी तौर पे भी सताया जाता है। अभी हमने वो मंजर भी देखे सबरीमाला में, जब कोई महिला पत्रकार कवर करने जाती है, एक सजीला केरल टीवी की महिला रोते हुए कवर करती रही है। मौसमी सिंह को पीटा गया है। वो आप हर स्तर पे देख सकते हैं। एक सेल्फ सेंसरशिप भी है। मैं बोलते हुए डरता हूं, मैं लिखते हुए डरने लगा हूं। और जब ये बैरोमीटर शुरू किया था दुनिया ने नापने का कि किस देश में मीडिया की क्या हालत है, तब हम 2002 में 139 देशों में 80 स्थान पे थे। आज हम 140 के करीब है, 180 देशों में। हमारे प्रति खतरा बढ़ा, और इसके लिए जो लोग राजनीति करते हैं वो हमारे प्रति नफरत पैदा करते हैं। शिकार वो पत्रकार होता है जो अपने फर्ज को अंजाम देता है। वो शिकार नहीं हो रहे हैं जो बेहतर स्थिति में जीवन गुजार रहे हैं या प्रतिष्ठानों के करीब माने जाते हैं। हम जब कस्बों में जाते हैं, गांव में जाते हैं, आवाम के बीच जाते हैं, तो लोग हमको एक शायर के नजर से पूछते हैं कि समंदर तेरी खामोशियां कुछ और कहती है, साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती है, मेरे शहर की आंखों ने मंजर तो कुछ और देखा था, मीडिया तेरी सुर्खियां कुछ और कहती है। ये फर्क भी हमारे को नारायण जी करवाता है। लेकिन नारायण जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, जैसा कि आपने एक शायरी कही, मैं भी यहां पर सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, कोई तो वजह रही होगी, कोई यूं ही डैश नहीं होता। मैं बोलना ये चाहता हूं कि देखिए, क्रूर इसलिए भी है कि एक तो आप बताइए सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट क्या है। पिछले 5 साल में जितने पत्रकारों की हत्या हुई है, जिस तरह हमारे प्रदेश के ही एक पत्रकार को बिहार तक सफर तय करना पड़ा अपने स्ट्रगल को लेकर, हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट भी करें तो भी सेफ्टी के लिए जरूरी तो नहीं है कि सरकार से ही जोड़कर देखें। माफिया भी तो उतना ही पावरफुल हुआ है, चीजें भी उतनी ही पावरफुल हुई हैं। अब
अब हमारे जो खतरे हैं, हमें गांव में एक स्टिंगर के लिए बहुत मुश्किल काम है। उसको कॉन्ट्रैक्टर से लड़ना पड़ता है, बिल्डर से लड़ना पड़ता है, एक पॉलिटिशियन से लड़ना पड़ता है, एक सरकारी नौकरशाह से लड़ना पड़ता है, निहायत दुश्वार है। और एक समाज में कुछ लोग मीडिया के प्रति आह्वान भी कर रहे हैं कि ये खराब लोग हैं, राइट के लोग भी उनको गाली बक रहे हैं और लेफ्ट के लोग भी उनके लिए अपशब्द कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर मीडिया की साख खराब हुई है, उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन एक पत्रकार की सुरक्षा सरकार नहीं, समाज करता है, आवाम करता है, आपकी छवि कैसी है वो करता है। इसलिए हम खुद अच्छे रहें तो हम अधिक बच सकते हैं। हम कुछ नहीं करें, हम जर्नलिज्म करें तो हमारी हिफाजत हो सकती है। लेकिन अब तो जो शिकवा शिकायत है, जो हमले उन्हीं पे हो रहे हैं जो जर्नलिज्म कर रहे हैं। जो जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं, नकाब ओढ़े हैं, उन पे कोई हमला नहीं होता है, वो बहुत महफूज और सुरक्षित हैं। तो जो 20 साल पहले जर्नलिज्म करना आसान था, उतना आज मुश्किल है। और मैं भारत की नहीं, अमेरिका में वही है। लेकिन नारायण जी, मैं आगे आपके पास आऊंगा तो इस बात को खंगालने की कोशिश करूंगा कि जो सवाल कहा जाता है, जो सवाल या तो आपको देशद्रोही की कैटेगरी में रख देते हैं या सवाल जो आपको गोदी मीडिया की कैटेगरी में रख देते हैं, सवाल वो भी उतना ही जरूरी है मेरी समझ में। मैं इन बातों पर आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले अब शुभा जिंदल जी, मैं आपको भी डिबेट में शामिल करना चाहता हूं। मीडिया की खबरों का इंपैक्ट तो आज भी है, खबर का असर यूं ही नहीं होता। मैंने खुद कई बार देखा है, एक खबर हमने चलाई और उसका असर हुआ, या तो प्रशासनिक स्तर पर गुंजाइश बनी या फिर शासन के स्तर पर भी लोग चेते। ऐसा तो नहीं है कि मीडिया अपना इंपैक्ट खो रहा है, उसका इंपैक्ट है अब भी, और खासकर इसलिए भी क्योंकि मास का एक व्यू भी वो बना दे रहा है। जी। जी, मेरा इस बात पे ये कहना है कि सच बोलना तो बहुत दूर रहा, लोगों को आजकल सच सुनने की भी आदत नहीं रही है। हाँ। तो उस बात को लेके हमें हर न्यूज में मिर्च मसाला चाहिए रहता है, हर न्यूज में कुछ तीखा करारा होता है, तभी वो चलती है। तो उस टीआरपी की भूख के लिए न्यूज को काफी तोड़ा मरोड़ा जाता है। ऊपर से दोनों पार्टियों के बीच में कुश्ती जो लड़ाई जाती है हर न्यूज पैनल में, हर डिबेट में, उसमें मुद्दा छोटा हो जाता है। अभी कोटा में हाल ही अस्पताल में जो 100 बच्चे मरे हैं, वो कोई आंकड़ा नहीं है। उसमें बीजेपी के राज में कितने मरे थे या कांग्रेस के राज में कितने मरे थे, वो मुद्दा नहीं है। ये क्यों नहीं जताया जाता है कि सरकारी स्कीमों का लाभ उठाएं औरतें, जो खाद्य सुरक्षा के कानून थे उसके तहत जो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, ये क्यों नहीं? तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का ये भी एक लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शुभा जी, अब जैसे मान लीजिए, मैं जानना चाहता हूं कि समाज इसे किस नजर में लेगा। मान लीजिए कि किसी सरकार की कोई बहुत अच्छी योजना है, जैसे केंद्र सरकार की एक योजना रही जिसमें घर घर तक गैस पहुंचाने का वादा किया गया। अब उसके बाद कोई व्यक्ति दोबारा गैस खरीदने की स्थिति में है या नहीं, मैं फिलहाल उस पोर्शन पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन जब हम इस पोर्शन को दिखाना चालू करें तो हमें एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रख दिया जाएगा। ठीक वैसे ही प्रदेश सरकार की मुफ्त दवा योजना, हम उसके बारे में जागरूक करने लगे तो हमें एक कैटेगरी में रख दिया जाएगा। हमें किस कैटेगरी में लिया जा रहा है और क्यों? अब हम लोग ही खुद ही को कैटेगराइज करने से डर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम ही सच को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं। अगर सच बोलेंगे तो कैटेगरी से डरने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। तो सुधीर गोस्वामी जी, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं और इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि देखिए, किसी एक दल की बात नहीं है, हर किसी दल के अंडर में अलग अलग चीजें हुई हैं, और कार्टून बनाने वालों ने कार्टून से लेकर जेल तक का रास्ता भी तय किया, उन पर सेडिशन के चार्जेस भी लगे हैं। तो कोई एक अगर उठ के ये बोले कि हम सफेद पोश हैं, तो ऐसा नहीं है। ये नहीं, कार्टून के जो आरोप लगे हैं, जो गए हैं, वो कार्टून का जो बिलो द बेल्ट था सिस्टम, वो जो बनाए हैं वो लोग ही गए हैं। कार्टूनिस्ट को स्वतः ही मतलब अपने एक गाइडलाइन होती है, उसको पता होता है कि गलत क्या है और सही क्या है। कार्टूनिस्ट को काम सिर्फ ये है कि जो भी घटना घटी है या जो भी है, उसकी जो विसंगतियां हैं उसी के को हम लोग डिपिक्शन करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम किसी मतलब हम किस उस पर थे।
सर लेकिन मैं आप ही की बात पे एक सवाल मेरे दिमाग में उठा, क्या इसका मतलब क्या है कि क्या आने वाले समय में भी या फिलहाल भी किसी के पास आर के नारायण की नजर नहीं है, किसी के पास आर के नारायण की समझ नहीं है? नहीं, वो समझ भी नहीं, वो क्या कहते हैं, वो माहौल भी नहीं है, वो समय भी नहीं है। आर के नारायण और आर के लक्ष्मण राइटर और जो उसका कार्टूनिस्ट थे, उसका जमाना अलग था। पहले नेता लोग और इतनी आज़ादी थी, और जो कार्टून बनाता था आर के लक्ष्मण, आर के नारायण उनके थे, और उन पर उन्होंने डिपिक्शन किया था आर के तो आर के लक्ष्मण के वो वक्त, आर के लक्ष्मण, अबू अब्राहिम उनके समय, वो समय था, शंकर के समय भी, कि उस वक्त नेता लोग भी उसका कार्टून्स का एंजॉय करते थे, क्योंकि कार्टून्स पर्सनल कभी अटैक कम करते थे। जो भी उसकी करते भी थे तो लेने वाले व्यंग को व्यंग के रूप में ले लेते थे। कहने का मतलब यह है कि शायद अब लेने वालों का पेशेंस भी चूक गया है, वो समझते थे, उनमें भी ह्यूमर की समझ शायद कम हुई होगी, ऐसा मुझे लगता है। कारण नहीं सर, कारण ये है कि सिंपल सी बात है, उस वक्त के जो नेता थे उनकी समझ, उनकी रीडिंग और उनकी जनता से जुड़ाव जितना था, वो आज के नेताओं में उतना नहीं है। ठीक है सर, आज के नेता हम ठीक है। श्याम सुंदर जी, अब एक और एस्पेक्ट में सामने लाना चाहता हूं। वो एस्पेक्ट ये है कि जैसे अगर प्रिंट की राइटिंग को मैं देखूं तो उसमें अलंकार होते हैं, लेकिन उतना ही जितना जरूरी होता है, लेकिन उसकी भाषा इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी जलेबी टाइप नहीं होती। तो क्या इससे किसी तरह का मिसकंसेप्शन फैल सकता है देश के बाहर देखने वालों में? नहीं स्वप्न जी, क्योंकि प्रिंट तो हमेशा एक बार प्रिंट हो गया तो वो हमेशा साक्षी बना रहता है, आप उसको समाप्त नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो पलक झपकते ही कुछ और दिखाते हो, फिर उसके बाद कुछ और हो जाता है। लेकिन प्रिंट मीडिया आपके जो कुछ कहेगा वो हमेशा साक्ष्य के रूप में सामने रहेगा सामने। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हम प्रिंट को कभी खत्म नहीं कर सकेंगे। इसका चाहे प्रचलन निश्चित रूप से रहेगा, चाहे कितना इलेक्ट्रॉनिक आ जाए या सोशल मीडिया आ जाए, कोई भी मीडिया आ जाए, लेकिन प्रिंट मीडिया को समाप्त नहीं किया जा सकेगा। इसकी विश्वसनीयता निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अच्छी मानी जाती है, क्योंकि आपको अगर गलत चीज़ें हैं तो आप उसके खिलाफ जाते हैं तो आपको न्याय भी मिलता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि प्रिंट मीडिया ने जो मुकाम पहले बनाया था आज भी है और कल भी उसका रहेगा, इसमें समाप्त नहीं किया जा सकता। पहले कोई कहता था कि प्रिंट रहेगा ही नहीं कभी, तो आप दिखेगा कि आप देश में, हमारे देश में नहीं बाहर भी दिखेगा कि प्रिंट मीडिया का चलन निश्चित रूप से है। एक और अहम घटनाक्रम यहाँ पर सामने लाना चाहता हूँ नारायण बारेठ जी। अमेरिका में सभी मेन स्ट्रीम मीडिया को ट्रंप ने बहुत आसानी से फेक मीडिया में कैटेगराइज कर दिया, जबकि उनकी रैंकिंग हमसे बेटर है इसी सर्वे में। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर ये रैंकिंग सही है तो फिर हमारे ही देश का एक पत्रकार उठकर मैग्सेसे अवार्ड नहीं ला पाता। दूसरी बात यह कि मैं एक डिबेट के बाद देशद्रोही होता हूं और एक डिबेट के बाद गोदी मीडिया का हिस्सा, क्या ये इतना प्लेटफॉर्म काफी नहीं है? हिंदुस्तान के लिए कहते हैं भारत एक विरोधाभास की धरती है। जो अमेरिका की आप बात कह रहे हैं, अमेरिका का मीडिया ट्रंप से लड़ रहा है। वाशिंगटन पोस्ट ने 140 साल में पहली बार अपने जो मास्टर्ड है उसका स्लोगन बदला है और लिखा है डेमोक्रेसी डाइज इन डार्कनेस, अंधकार में लोकतंत्र मर जाता है। हिंदुस्तान में अब सरकारें और नेता मीडिया के जरिए चुनाव जीतने लगे, इसलिए मीडिया पे दबाव बढ़ा है। वो मीडिया के जरिए काम की बजाय अच्छा होना पर्याप्त नहीं, अच्छा दिखना जरूरी है, इसके लिए उनको मीडिया चाहिए। इसलिए मीडिया का इस्तेमाल बढ़ा है, इस्तेमाल बढ़ा तो उसका दुरुपयोग भी बढ़ा है और पत्रकारों के लिए रजिस्ट करना काफी मुश्किल हो गया है। आप कार्टूनिस्ट की बात करें तो कार्टूनिस्ट तो गायब हो गए हैं और जो अच्छे कार्टूनिस्ट है सतीश आचार्य है, उनको एक अखबार से छोड़ना पड़ा है। जो इंडिया का कार्टूनिस्ट संस्थान है उसके अध्यक्ष है नरेंद्र, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए बड़ा दुश्वार समय आ गया है। नेहरू पे 400 कार्टून बनाए होंगे शंकर ने, एक से एक तिलमिला देने वाले कार्टून, और जब शंकर को सामने देखते ही नेहरू ने कहा कि यार मुझे कभी मत बख्शना, आप ऐसे ही करते रहना। आज नेता देखते कहता है इसको मत बख्शना, इसको छोड़ना नहीं है। और दूसरी खतरनाक बात यह कि हम सवाल नहीं पूछते हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछना मुश्किल हो गया है। आप नेताओं से सवाल नहीं पूछ सकते, सवाल पूछते ही आप लेफ्ट और राइट आप पे टूट पड़ते हैं। तो मीडिया के लिए एक तमगा भर हमारे पास है, हमारी आत्मा, हमारी रूह छटपटाती है, हम वो उस तरह से जी नहीं पाते हैं जैसा हम जीने के लिए पढ़ाए गए थे, सिखाए गए थे। मेरा अंतिम सवाल है और बहुत जरूरी सवाल है। शुभा जी,
आपने टीआरपी की बात की थी और इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि लोग देखना क्या चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि लोग ये देखना चाहते हैं, इसलिए वो चीज दिखाते हैं और उसके बाद टीआरपी में भी आते हैं। तो मेरा सवाल बेहद सिंपल है, लोग जर्नलिस्ट से चाहते क्या है, लोग देखना क्या चाहते हैं? आपने यूएसए का टॉपिक लेके आए, तो यूएसए में जो ये पैनल डिबेट्स होते हैं, इनको एक नया टर्म दिया गया है, उसको बोलते हैं फॉक्सिफिकेशन ऑफ न्यूज, कि आप डिबेट में खूब चीखे चिल्लाएं, तमाशा करें, तो खूब न्यूज आपकी चलेगी। यही मॉडल हमने इंडिया में भी रेप्लिकेट होते हुए काफी तौर तक देखा है। तो अब जनता को यह समझ नहीं है कि बॉलीवुड क्या है और न्यूज क्या है, वो तमाशा दोनों तरफ ही चलता रहता है। तो हमारे कंज्यूमर के तौर पे हमारी भी मांगे बहुत कम हो गई हैं। जो अकाउंटेबिलिटी हम मांगते थे पहले जर्नलिस्ट से, वो बहुत कम हो गई है। समाज की भी गलती है इसमें। ठीक है, बहुत से धड़े हैं जिनको आईना आज इस डिबेट ने शायद ही कहूँगा, क्योंकि मैं लगातार इस बात को मेंटेन करता रहा हूँ। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ सभी की अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं सही और गलत की, और वो उसी हिसाब से चीज़ों को ले लेता है, यानी अपने ही तर्कों के हिसाब से चीज़ों को देखने का ये दौर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। जयपुर विकास प्राधिकरण